सर्दियों में मैगी बेचने वाली गरीब माँ। मयूरी अपनी दो लड़कियों कंचन और सुमन के साथ और अपने पति शिव के साथ रहा करती थी। मयूरी का पति एक छोटे से कारखाने में काम किया करता था और उसी से उनके घर का खर्चा चला करता था। मयूरी की बड़ी लड़की कंचन 10 साल की थी और छोटी लड़की सुमन 5 साल की थी और दोनों ही सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थीं। एक दिन ठंड के मौसम में भी दोपहर के समय हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। कंचन और सुमन जब स्कूल से वापस आती हैं तो मयूरी से कहती हैं, माँ, कल तो हमें बुक लेकर ही जानी है। टीचर ने बोला है कि अगर बुक लेकर नहीं जाएंगे तो वो हमें क्लास में घुसने नहीं देगी। और आप तो जानती हो कि मेरी पढ़ाई मुश्किल होती जा रही है। टीचर मुझे रोज क्लास से बाहर निकाल कर खड़ा कर देती है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। माँ, और टीचर मुझे भी गुस्सा कर रही थी कि मेरे जूते फटे हुए हैं। मेरी माँ मुझे नए जूते क्यों नहीं दिलवाती? अब मैं उन्हें क्या बताऊँ माँ? मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे सुनाती है। मयूरी दोनों की बातें सुनती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी दोनों बेटियों को समझाते हुए कहती है, बच्चों, मैं तुम दोनों की मजबूरी को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? हमारे हालात हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। तुम्हारे पिताजी ने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे अपनी कमाई से, वो सब कंचन बीमार पड़ी तो खर्च हो गए। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी से कहूँगी कि वो अपने मालिक से कुछ पैसे एडवांस पे ले ले। ठीक है माँ, अब ज्यादा गुस्सा मत हो। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? आपको बीमार देखकर हमें भी अच्छा नहीं लगता। और फिर खाना कौन बनाएगा? कंचन और सुमन की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मयूरी उन्हें गले लगा लेती है। शाम के समय शिव काम से वापस आता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मयूरी उसे देखकर बोलती है, ये क्या हाल है शिव? लगता है आज भी तुमने दोपहर में खाना नहीं खाया। मैं तुम्हें दोपहर में खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटी और प्याज देती हूँ और वो भी तुम नहीं खाते। वैसे भी हम लोग इतने गरीब हैं और मुझे रोटी फेंकना, उसका अपमान करना गलत लगता है। ठंड में तो वैसे भी रोटी सूखकर पापड़ हो जाती है और आप आजकल तब भी रोटी नहीं खा रहे। पता नहीं क्या हो गया है मयूरी, कुछ खाने का मन नहीं करता और बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब लग रही है। लेकिन बच्चियों के लिए काम करना जरूरी है। अगर काम नहीं करूंगा तो उनकी पढ़ाई पर कैसे ध्यान दे पाऊंगा? वैसे भी पिताजी की टूटी फूटी झोपड़ी ही तो है हमारे पास। अगर हम किराए के घर पर होते तो तब तो और ज्यादा परेशानी होती। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो परिवार का ख्याल कैसे रख पाएंगे? अच्छा, मुझे आपको ये बताना था कि कल आप अपनी मालिक से थोड़े पैसे एडवांस ले लेना। कंचन और सुमन को स्कूल के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है मयूरी, मैं अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले दिन शिव अपने मालिक से अपनी आधी तनख्वाह उधारी पर लेकर आ जाता है, जिससे मयूरी घर का कुछ राशन भरवा देती है और कुछ पैसे कंचन और सुमन की पढ़ाई पर लगा देती है। अभी इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि एक दिन आसमान में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी और शिव रोते रोते घर आता है और कहता है, सब बर्बाद हो गया मयूरी। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और आज तो मुझे चक्कर भी आ गया। मालिक ने मुझे चेक करवाया तो पता चला कि मुझे पीलिया है। उन्होंने बोला है कि मुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। कैसा मालिक है आपका? अरे पीलिया भी हो गया है तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो ठीक हो जाएगा। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप कुछ दिन आराम कीजिए, फिर आपको कहीं और काम मिल जाएगा। अब मयूरी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और शिव खाना नहीं खाने वाला था क्योंकि उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। अब मयूरी अपनी दोनों लड़कियों के लिए मैगी बनाकर रख देती है और उसकी दोनों बच्चियां मैगी खाते हुए कहती हैं, माँ, आपने तो बहुत अच्छी मैगी बनाई है। ऐसी मैगी तो हमने कभी भी नहीं खाई। माँ, बहुत ज्यादा टेस्टी है सच में। आप जब भी हमें टिफिन में भी मैगी बनाकर भेजती हो तो हमारी सहेलियां हमारी सारी मैगी खा जाती है और हमें थोड़ी सी मैगी भी नहीं मिलती। माँ, आप मैगी नहीं खा रही हो क्या? नहीं मेरे बच्चों, मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है। तुम लोग खा लो। तुम्हारे पापा को मैंने थोड़ा काढ़ा बनाकर दिया है ताकि उनका पीलिया उतर जाए और मैं वही काढ़ा पी लूंगी। शिव सिर्फ पैसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए नहीं जाता और ऐसे ही धीरे धीरे उसका पीलिया और ज्यादा बिगड़ जाता है। मयूरी बहुत ज्यादा चिंता में थी और एक दिन वो देखती है कि शिव बुरी तरह से बेहोश हो गया था। अब उसे जबरदस्ती जब वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, जी देखिए, पहले तो इन्हें थोड़ा सा पीलिया हुआ था लेकिन
ना ही इन्होंने सावधानी बरती और ना ही दवाई ली, जिस वजह से इनका पीलिया बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और सीधा इनके लीवर पर इस चीज का फर्क पड़ा है। आपको इनका लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा और इसमें लाखों का खर्च होगा, वरना इनकी तबीयत ऐसे ही खराब रहेगी। डॉक्टर साहब, हम गरीब परिवार हैं, किसी तरह मुश्किल से तो इन्हें कमाए हुए पैसों से हमारे घर का खर्चा चल रहा था। अब हम लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? हम पर दया कीजिए। जी देखिए, अगर छोटी मोटी परेशानी होती तो शायद सरकार की तरफ से भी कुछ मदद हो जाती, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट एक महंगी प्रक्रिया है। आपको थोड़ा डिस्काउंट तो फिर भी मिल सकता है, लेकिन पैसों का इंतजाम तो आपको तब भी करना ही होगा। मयूरी अब शिव को लेकर घर आती है और शिव बिस्तर पकड़ लेता है। एक पतली सी चादर ओढ़े शिव ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। अब मयूरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगी। उसकी तो जैसे भूख ही मर गई थी। वो शिव के लिए काढ़ा बनाया करती और खुद भी वही पिया करती और अपनी दोनों बच्चियों के लिए मैगी बना दिया करती। ऐसे ही आज के दिन भी उसने चूल्हा जलाया और उस पर बर्तन रखा। सबसे पहले उसने मैगी को उबाला और उसके बाद उसे एक बर्तन में डालकर उसमें तरह तरह के मसाले मिलाए और उसे घुमाया और उसके बाद दोबारा एक बर्तन गैस पर चढ़ाकर उसमें हल्का तेल डाला और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर घिसा हुआ प्याज डाला और उसमें मसाले वाली मैगी को मिला दिया। थोड़ी ही देर में मैगी बनकर तैयार हो गई और उसने वो मैगी अपनी दोनों बच्चियों को परोस दी। माँ, आपने तो बहुत अच्छी मैगी बनाई है, रेस्टोरेंट या ढाबे में भी नहीं मिलती ऐसी मैगी तो। माँ, अगर हम बहुत अमीर होते ना तो मैं तो आपका एक बड़ा सा होटल खुलवा देती जिसमें मेरी माँ की स्पेशल मैगी मिलती। कंचन और सुमन इसी तरह अपनी माँ की तारीफ कर रहे होते हैं। शिव भी दूर से बेड पर लेटा हुआ ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा होता है कि तभी मयूरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो क्या हो गया, अगर हम अपना एक रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते तो एक छोटा सा ठेला तो डाल सकते हैं ना। वैसे भी मजबूरी में ही इंसान सफलता हासिल करता है। जब तक परेशानी नहीं होती तब तक उससे निकलने का रास्ता कहाँ से आएगा? ये कैसी बात कर रही हो मयूरी? यहाँ पर हमारे घर में खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये भी नहीं पता कि कल घर में चूल्हा कैसे जलेगा और तुम कह रही हो कि तुम मैगी का ठेला लगाना चाहती हो। हमारे घर में कल खाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए तो आज ही मुझे इस बारे में सोचना होगा। आप क्यों नहीं समझते हैं जी? किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम करने जाने से तो अच्छा है कि मैं अपना एक छोटा सा मैगी का ठेला लगा लूं। शिव सुनने के बाद एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद कहता है, हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तुम बहुत अच्छी मैगी बनाती हो और तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन पैसे कहाँ से लेकर आओगी? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी मयूरी की नजर अपने हाथों में पहनी हुई अंगूठी पर जाती है, जो कि उसकी माँ ने उसे विदाई के समय दी थी। उसने तब से अपनी माँ की याद में उस अंगूठी को उतारा नहीं था। मयूरी उस अंगूठी को अपने हाथ से उतारते हुए कहती है, अपनी माँ की याद में मैं ये अंगूठी कभी अपने हाथ से नहीं उतारना चाहती थी। मुझे जितने भी बुरे दिन देखने को मिले हो, लेकिन मैंने उसे संभाल के रखा। लेकिन अब एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी ये अंगूठी बेच सकती है। अब मयूरी वो अंगूठी लेकर जेवर वाले सुनार के पास जाती है और जेवर वाले को वो अंगूठी बेच देती है और साथ ही उससे कहती है, भाई साहब, मुझे ये तो पता नहीं कि मैं ये अंगूठी वापस लेने कभी आ भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन इसे आप अपने पास संभाल कर रखना। शायद मेरी मेहनत रंग लाए और मेरी किस्मत में मेरी माँ का प्यार लिखा है तो ये अंगूठी आपसे मैं खरीद कर ले जाऊंगी, भले ही तब ये अंगूठी करोड़ों की हो। मयूरी ये बोलती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और जेवर वाला उसे उस अंगूठी के पैसे दे देता है। अब मयूरी उन पैसों से अपने लिए किराए पर एक ठेला खरीदती है और उस पर छोटा सा चूल्हा भी रख देती है और फिर कई सारे मैगी के पैकेट्स लेकर आती है। वो अपनी दुकान का नाम माँ की मैगी रखती है और अब वो जगह जगह भटकते हुए मैगी बेचने लगती है। आओ आओ, गर्मा गर्म मैगी खाओ, आओ आओ, गर्मा गर्म मैगी खाओ। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर थोड़ी सी धूप हो जाती तो शरीर में थोड़ी जान आ जाती और मैं जोर से आवाज लगाकर अपनी मैगी बेच सकती। अगर आज मेरी मैगी नहीं बिकी तो मेरी दोनों बच्चियां क्या खाएंगी? धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा था। मयूरी पुरानी शॉल ओढ़े हुई थी जिसमें उसकी ठंड बिल्कुल नहीं रुक रही थी, लेकिन फिर भी एक माँ की ममता उसे शक्ति दे रही थी। तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है, आंटी, मुझे एक मैगी देना। मैंने सुना है कि आपकी मैगी बहुत अच्छी होती है। बेटा, मैं तो अभी तक बिल्कुल भी मैगी नहीं बेची हूँ, फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथों की मैगी अच्छी होती है? आंटी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, पर आप सुमन को स्कूल छोड़ने के लिए आती हो ना? मैं सुमन की स्कूल फ्रेंड हूँ। उसने कई बार मुझे आपके हाथों की मैगी खिलाई है और वो स्कूल में भी सबको बता रही थी कि आप मैगी का ठेला लगाओगे।
वो बच्ची मयूरी से मैगी खरीद लेती है और मयूरी उसे 20 रुपए की मैगी दे देती है। वो बच्ची खुशी खुशी मैगी लेकर चली जाती है। जहाँ एक तरफ मयूरी मेहनत कर रही थी, वहीं कंचन और सुमन स्कूल में अपनी माँ की मैगी की तारीफ करके ग्राहकों को भेज रही थी। इस तरह मयूरी अपने परिवार का गुजारा चला रही थी। एक दिन उसके पास एक औरत आती है और कहती है, अरे बहन, जरा मेरे लिए एक प्लेट मैगी तो लगाना। मैंने सुना है कि गांव के बच्चों को तुम्हारी मैगी बहुत पसंद आ रही है। जरा मैं भी तो तुम्हारी मैगी का स्वाद चख कर देखूं। हाँ बहन, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म मैगी लगा देती हूँ। मयूरी ने पहले ही एक बर्तन में बहुत सारी मैगी को उबाल कर रखा हुआ था और साथ में एक और बर्तन में बहुत सारा मसाला बनाकर रखा था। वो मैगी और मसाले को एक साथ मिलाती है, चूल्हा जलाती है और उसके बाद तेल में लहसुन प्याज का पेस्ट और थोड़ी घिसी हुई प्याज डालकर मैगी बनकर तैयार करके उस औरत को दे देती है। वो औरत मैगी बनाने का तरीका देखकर ही खुश हो जाती है और कहती है, कुछ भी कहो बहन, मैंने इस तरह की मैगी बनाते हुए किसी को नहीं देखा है। बहुत ही अनोखा तरीका है तुम्हारा मैगी बनाने का। शुक्रिया बहन, मुझे खुशी है कि आपको ये तरीका पसंद आया और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी मैगी भी पसंद आएगी। वो औरत मैगी खाती है और उसके बाद तारीफ करते हुए नहीं थकती, क्योंकि मैगी सच में बहुत स्वादिष्ट और बढ़िया बनी थी। उसका रंग भी इतना लाजवाब था कि जो देखे उसकी आंखें चमक जाएं। ऐसे ही कुछ ही महीनों में मयूरी अच्छे खासे पैसे जमा कर लेती है और अपने पति का लीवर ट्रांसप्लांट करवा देती है। अब कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद शिव बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक दिन कहता है, एक औरत में बहुत ताकत होती है मयूरी। अगर कोई उसका साथ दे या ना दे, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकती है। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक घर को चलाने में भी बहुत अच्छे से सक्षम हो और एक परिवार को संभालने में भी। लेकिन अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब से मैं तुम्हारे मैगी के स्टॉल पर तुम्हारी मदद किया करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपके साथ ही तो मैंने 7 फेरे लेकर 7 जन्म बिताने का वादा किया है। आप तो मेरे जीवन भर के हमसफर हैं। तो फिर मेरे काम में मेरे हमसफर क्यों नहीं बन सकते। हम आज से ही साथ में ठेला लगाने के लिए चलेंगे। इसके बाद मयूरी और शिव दोनों ही ठेला लगाने के लिए चले जाते हैं। मयूरी मैगी बनाया करती और शिव सबको मैगी परोसा करता और बर्तन भी खुद धोया करता था। वो कभी भी इस बात की फिक्र नहीं करता था कि वो आदमी है तो बर्तन साफ क्यों करे। दोनों साथ में एक अच्छे हमसफर की तरह मैगी का ठेला चला रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ महीनों में उनके पास और पैसे जमा हो जाते हैं और एक दिन रात में खाना खाते हुए मयूरी अपने दिल की बात शिव से कहती है, हमारा ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर अब मैं ये चाहती हूँ कि हम एक छोटा सा कैफे खोले ताकि लोग वहाँ पर आराम से बैठकर मैगी खा सके। हाँ क्यों नहीं मयूरी, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। वैसे भी अब हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम अपने ग्राहकों की सहूलियत का भी ध्यान रख सकें। हम एक छोटा सा कैफे डाल लेते हैं। अब मयूरी और शिव मिलकर गांव के अंदर ही एक छोटा सा कैफे डाल लेते हैं, जहां पर ग्राहक जाकर बैठकर मैगी खाया करते। साथ ही साथ शिव और मयूरी मिलकर बाकी का सामान भी उस कैफे में रख लेते हैं, जैसे चाय, बिस्किट और छोटे छोटे आइटम्स, जिनमें ज्यादा खर्चा नहीं हुआ करता था और वो आराम से उसे अफोर्ड कर सकते थे। एक दिन कंचन और सुमन छुट्टी होने के बाद सीधे अपने माता पिता के कैफे में आती हैं और कहती हैं, माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। आपको पता है ना, हम लोग फर्स्ट आए हैं अपनी क्लास में। टीचर तो हमें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ाती थी, आए दिन तो छुट्टी कर लेती थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत मेहनत की और हम फर्स्ट आ गए, और वो भी बिना चीटिंग के। मयूरी उन दोनों के लिए मैगी बनाकर ले आती है और दोनों को ही मैगी दे देती है। लेकिन तभी शिव एक सोच में डूबा हुआ था। मयूरी ने उसे खोया हुआ देखा तो वो पूछती है, क्या बात है, तुम इतना खोए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मैं ये सोच रहा हूँ मयूरी कि हमारी दोनों बेटियां पढ़ाई में इतनी अच्छी हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने की वजह से उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही। जब हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो हमें अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन सरकारी स्कूल से कटवा कर प्राइवेट स्कूल में करवा देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। कल को यही तो है हमारे जीवन को जो संवारेगी। तो मैं आसपास कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल पता करती हूँ जहाँ मैं अपनी दोनों बच्चियों का एडमिशन करवाऊंगी। इसके बाद मयूरी और शिव अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कर देते हैं और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब मयूरी सुनार के पास जाकर अपनी माँ की अंगूठी वापस ले आती है और उसे हाथ में पहनते हुए कहती है, आखिर मेरी माँ की अंगूठी काम आई और एक अंगूठी ने हमारी किस्मत बदल कर रख दी। सच में माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई ताकत नहीं होता है। अब मैं इस अंगूठी को अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगी। मेरे पास कितना भी महंगा जेवर क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई इस अंगूठी का मुकाबला नहीं कर पाएगा।
मयूरी ये बोलती है और उसकी आंखें भर आती हैं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास शिव का एक दोस्त गोपाल आता है और कहता है, और शिव कैसा है तू? तेरा कैफे ठीक ठाक चल रहा है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये सब मयूरी की वजह से हुआ है। उसने ना सिर्फ मुझे मरते मरते जिंदा किया बल्कि मेरे परिवार को भी अकेले संभाल लिया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सच में मयूरी भाभी के अंदर ताकत और शक्ति तो बहुत है। वहीं दूसरी तरफ मैंने गोविंद चाचा को देखा, सुना है वो अपने परिवार के साथ शहर शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो उनका रेस्टोरेंट है ना, उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा। ये बात सुनने के बाद शिव ने अचानक ही गोपाल से सवाल किया, अरे गोपाल, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी गोविंद चाचा से बात करवा दो। मैं उनका रेस्टोरेंट खरीद लेता हूँ। हमारे कैफे में हमेशा सीट फुल रहती है और ग्राहकों को कई देर इंतजार भी करना पड़ता है। तू तो जानता है कि धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम एक रेस्टोरेंट खरीद लेंगे तो उसमें कई तरह की चीजें भी बेचने लगेंगे और ग्राहकों को भी सहूलियत होगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है शिव। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। तुम दोनों की मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक को मैं चाचा बोलता हूँ और दूसरा तू मेरे भाई जैसा दोस्त है। मैं कल ही तुझे गोविंद चाचा के पास लेकर चलता हूँ। अब अगले ही दिन गोपाल गोविंद चाचा और शिव को मिलवा देता है। मयूरी को गोविंद चाचा का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है और मयूरी गोविंद चाचा से उनका रेस्टोरेंट खरीद लेती है, वो भी अच्छे दाम पर, जिससे गोविंद चाचा भी खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे मयूरी अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन करती है और उसके अंदर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। सब लोगों को वहाँ का बनाया हुआ सारा खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन सबसे ज्यादा कुछ जो उनकी जुबान को छू जाता है वो थी माँ के हाथों की मैगी। मयूरी, हम यहाँ पर जो भी सामान बेचें सबसे ज्यादा तो तुम्हारी मैगी ही बिकती है। लोगों को वो बहुत पसंद आती है और लोगों ने इतना अच्छा और अनोखा तरीका कभी नहीं देखा उस मैगी को बनाने का। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी अनोखी चीज तो स्पेशल होती है। देखो तो आप भी कितने अनोखे हैं और मेरे लिए कितने स्पेशल है। अब हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी और हमें किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। शिव प्यार से मयूरी को गले लगा लेता है। ऐसे ही शिव और मयूरी मिलकर अपने रेस्टोरेंट में सभी लोगों का अच्छे से ध्यान रखा करते और उन्हें सिर्फ खाना नहीं बल्कि प्यार परोसा करते। सभी ग्राहक शिव और मयूरी के रेस्टोरेंट में आकर खुश होकर जाया करते। मयूरी ने कभी भी खुद अपने हाथों से मैगी बनाना बंद नहीं किया। उसने अपने पास जितने भी लोग खाना बनाने के लिए रखे हुए थे वे सारा खाना बनाया करते, लेकिन मयूरी की मैगी हमेशा मयूरी खुद बनाया करती थी। इसीलिए वो लोगों की सिर्फ जुबान पर नहीं लगती थी बल्कि लोगों के दिल में भी उतर जाती थी।